नोट कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points of a wire carrying potential difference between 2 points of a wire carrying 2 ampere current. 2 ampere current. 2 ampere current is 0.1 volt. ए मतलब एम्पियर होता है, V मतलब वोल्ट, करंट की कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स. अरे 0.1 V मतलब वोल्ट. 0.1 volts. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स. ठीक है, तो एक ही लॉ है, ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू आई आर वी बाई यूजिंग. हाँ फैन भाई मत करो यार. रहने दो, थोड़ी ना तबीयत ऐसे ही हो रही है. बाई यूजिंग ओम्स लॉ. सर हाँ जी, मेरे को पानी चाहिए. अच्छा पानी चाहिए था. इतना हंसने की क्या बात है. अभी देख रहा हूँ भाई, देखना यश, 1 मिनट अंदर देखना, अंदर एक बॉटल रखी हुई शायद, उसमें पानी होगा, सामने ही रखी हुई शायद. इधर प्रिंटर के पास लाइट ऑफ कर देना है, रखी ले आओ. By using Ohm's law, V is equal to IR. It implies that R is equal to V upon I, है ना. तो V कितना है, 0.1 वोल्ट. ठीक है, और I कितना है, 2 एम्पियर. 2 एम्पियर. तो पॉइंट गया नीचे आ गया 0. ठीक है, और क्या हो जाएगा, 0.0. ऊपर तो 0.5 आ गया. अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से अगर 1 को डिवाइड करते हैं तो 0.5 आ जाएगा, 0.05. और नीचे आ गया 10, 2 10 20. तो ये कितना हो जाएगा, 0.05. समझ गए कि नहीं. या ऐसे कर लो कि 20 से 1 को डिवाइड कर लो, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे आपको ठीक लगे. सर आर का वो क्या लिंक जो लगाते हैं बाद में क्या था, यही है. ये Ohm's law का sign है ये. ओम्स लॉ का साइन नहीं है, ओम का साइन है. ठीक है, ये रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम. और ये जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए इज फॉर एम्पियर, AMPER, एम्पियर. एम्पियर होती है करंट की यूनिट. ठीक है, वी होती है वोल्ट्स. वोल्ट्स होती है वोल्टेज. वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या वोल्टेज बोलो, दोनों की यूनिट वोल्ट्स होती है. सर ओम्स को मतलब जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब, मतलब जैसे न्यूटन मीटर होता है तो उसको न्यूटन को भी केजी मीटर. अच्छा ओम जो है ना, ओम को आप लिखोगे एम्पियर पर, सॉरी वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर. क्योंकि वोल्ट और करंट जो है ना, ये फंडामेंटल यूनिट होती है, तो इस वजह से इसको आप न्यूटन में या उसमें कन्वर्ट कर सकते हो. ये फंडामेंटल यूनिट होती है. चलिए जी, इसके बाद हीर यहाँ तक क्लियर है. आवाज आ रही है मेरी, हीर क्लियर है. अरे आई से क्या आई Denoted करते हैं ना. आई मतलब करंट फ्लो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोटेड करते हैं. डिनोट करते हैं आई से. चलिए जी, एक और क्वेश्चन देखिएगा. एक और क्वेश्चन है, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी.
A simple electric circuit has a 24-volt battery. A simple electric circuit has a 24-volt battery and a resistor of 60 ohms. And a resistor of 60 ohms. रेसिस्टर का मतलब क्या है? कोई भी डिवाइस जो है, कोई भी डिवाइस जो भी कुछ भी रेसिस्टेंस ऑफर करती है उसको हम रेसिस्टर बोल देते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस एक क्वांटिटी है और जो भी डिवाइस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये पंखा है, तो पंखा जो है ना, पंखा भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के पाथ में, करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट पैदा कर रहा है। करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो ये जो फैन है, फैन भी एक रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ये जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट भी रेसिस्टेंस ऑफर कर रही है। लैपटॉप है वो भी रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सब की सब कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करती हैं। तो कलेक्टिवली उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम रेसिस्टर बोल देते हैं। रेसिस्टर, रेसिस्टर वो जिसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस हो। रेसिस्टेंस का मतलब क्या है? करंट को रोकना। करंट को रोक कर क्या कहना कि भाई थोड़ा सा मेरे को भी दे दे तू, है ना, क्योंकि मेरे को एनर्जी चाहिए। तो वो थोड़ी सी एनर्जी ले लेता है। अब ट्यूबलाइट ने एनर्जी ली तो उसका एलिमेंट जलने लगा, तो ट्यूबलाइट ने ग्लो करना शुरू करा, हमको रोशनी मिली, ठीक है। फैन ने एनर्जी ली तो फैन का क्या है, मोटर घूमना शुरू हो गया। जब मोटर, अच्छा फैन का मोटर कैसे घूमता है, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर आपके सिलेबस में है, इसी साल मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। और सर अगर ये लाइट और फैन नहीं होता, मतलब कुछ भी इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं होती और जो करंट है वो चलता रहता ना, फ्लो होता रहता, तो उसका कोई एंड या फ्लो कहीं जाके मिलता क्या? वो जो है ना, वो किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी एनर्जी की किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि है क्या कि वो किसी ना, क्योंकि एनर्जी जो है, एनर्जी का एक रूल होता है कि एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो वो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। रजिस्टर का सिंबल क्या, मतलब जैसे बैटरी का बनाते हैं? बैटरी का होता है, रेजिस्टेंस का ये होता है सिंबल, ये जिगजैग लाइन बना देते हैं, ठीक है। क्या कुछ पूछ रहे हो? मतलब फॉर्म्स मतलब वो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी है। हाँ, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में वो कन्वर्ट एंड करता है। एनर्जी में बताया। अब जैसे हम ये कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए फैन चल रहा है, जैसे मान लीजिए फैन चल रहा है, तो फैन चलने के बाद में मैंने कहा कि नहीं, मैं तो इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बंद कर देता हूँ। आपने स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद में आपने टेबल लगाई, टेबल लगाकर आपने कहा मैं फ़ैन को चेक करूँगा, टच करूँगा। आपने फ़ैन को टच करा, फ़ैन के ब्लेड्स को टच करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फैन का जो बीच में जो ड्रम होता है, जब आप इसको टच करोगे ना तो आपको गर्म लगेगा। हाँ, ये जो बीच वाला है तो ये गर्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर टीवी चल रहा है, टीवी काफ़ी देर तक चल रहा है, टीवी को जब आप चेक करोगे, साइड में टच करोगे तो वो गर्म हो जाता है, फोन भी हो जाता है। लैपटॉप, फोन, इनफैक्ट फ्रिज जो है, फ्रिज तो इतना गर्म हो जाता है कि जल जाएगा। तो पीछे से देखोगे अगर प्रोड्यूस करता है वो। तो क्या है कि सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं ना डिवाइसेस, वो सारी की सारी वो एग्जैक्टली वही आउटपुट नहीं देते फॉर विच दे आर डिजाइन। जैसे फैन है, फैन इज डिजाइन फॉर गिविंग अस कूल एयर, तो वो हमको हवा देने के लिए डिजाइन हुआ है। तो क्या सारी एनर्जी को वो एयर वाली एनर्जी में कन्वर्ट करता है? नहीं करता। कुछ एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो एनर्जी कहीं ना कहीं कन्वर्ट जरूर होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम एसी की बात करें, तो जो एसी है, एसी क्या सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या एसी का कोई फ़ायदा नहीं है? एसी का फ़ायदा भी है। एसी का फ़ायदा क्या किस चीज़ में है? आप ये देखिएगा कि अंदर तो रूम के अंदर तो कूलिंग हो जाएगी, लेकिन रूम के बाहर क्या होता है, जितना भी रूम के अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर अवेलेबल है, उस एक्स्ट्रा मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सक करता है। सक करने के बाद में उस मॉइस्चर को बाहर निकाल देता है, ठीक है। बाहर निकालता है। आप ये देखेंगे कि अगर मैं स्प्लिट एसी की बात करूँ तो स्प्लिट एसी का एक पाइप लटका रहता है बाहर, और उससे थोड़ा पानी निकलने लगता है। और आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपार्टमेंट्स में क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर एसी लगा हुआ है तो यहाँ पर बाहर ट्यूब निकल जाएगी। अब उस ट्यूब को क्या करेंगे, उस ट्यूब को एक रिजर्वायर के अंदर वो डाल देंगे। अब उसमें पानी जो है इकट्ठा होता रहेगा, उसके अंदर से एक और ट्यूब निकालेंगे, और वो जो ट्यूब है गमले लगाकर, 8-10 गमले लगाकर, और उस ट्यूब के अंदर छोटे छोटे होल्स कर देंगे। तो इसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप का मतलब क्या है कि अगर पौधे पर एक एक बूंद पानी आप डालते रहें तो वो बेस्ट मेथड होता है किसी भी पौधे को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करवाने का। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जो मतलब जो क्रॉप्स है ना, बस बूंद गिरती रहेगी, मतलब थोड़ा उसको पानी मिलता रहेगा और बहुत बेस्ट तरीके से ग्रो करता है। आपने देखा होगा
कि कई लोगों के घर में जैसे गमले होते हैं तो उसमें लेकर 2-3 मग्गे पानी डाल दिया, भर दिया बिल्कुल ऊपर तक का। अब वो ऊपर तक उसको भर देते हैं तो उसमें से पानी ना नीचे से निकलने लगता है, और फिर भी कहते हैं पानी तो मैं बहुत डाल रहा हूँ, तो पेड़ जो है वो उतना ग्रो नहीं कर रहा है। तो एक आपको बताता हूँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में चल रही है, आप उस दुनिया में हैं, आप जिस दुनिया में आप रह रहे हैं उस कंट्री में आप रह रहे हैं कि आपको शायद अब बहुत मुश्किल से कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह पर कहीं रोड में गड्ढे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो रोड बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखाई देती हैं। तो जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज़ बन रहे हैं, सारे नेशनल हाईवेज़ रोड से थोड़ी सी ऊंचाई पर है। पहले क्या होता था कि रोड के बीच में से ही हाईवे निकल कर जाता था, रोड के इधर जो है उधर भी या तो घर होते थे लोगों के या फिर खेत वगैरह होते थे। अब रोड से थोड़ी सी हाइट पर मतलब मिट्टी वगैरह की भराव करके और थोड़ी ऊंचाई पर हाईवेज़ बन रहे हैं, जिनके लिए अब एक नई टर्म हो गई है एक्सप्रेसवेज बोल देते हैं उनको। तो जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं उन सब एक्सप्रेसवेज में जितना भी है उन एक्सप्रेसवेज में साइड में ना छोटे छोटे ड्रेनेज सिस्टम है, और वो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो नीचे एक पूरा का पूरा ड्रेन जो है वो कनेक्ट होता है, और वो जितने भी खेत हैं इधर और उधर जितने भी खेत हैं उसमें थोड़ा पानी सप्लाई करता है। तो जहाँ कहीं पर भी बारिश होगी, बारिश का पानी वेस्ट होकर नालों में नहीं बहेगा। अब बारिश का पानी जो है वो इकट्ठा होकर, और आप देखेंगे अगर आप ये KMP वाला कुंडली मानेसर पलवल वाला जो हाईवे इधर से निकल रहा है गाजियाबाद से, अगर आप इस पर जाएंगे तो उस पर आप जगह जगह लिखा हुआ देखेंगे द ओनली हाईवे इन इंडिया विद ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, ये लिखा हुआ है उस पर। थोड़ी दूरी पर आप जाएंगे द ओनली हाईवे इन इंडिया विद सोलर पैनल्स, तो उसमें सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं, जगह जगह आप देखेंगे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो हाईवे पर जितनी भी लाइट है, आपको हाईवे पर आज की तारीख में कहीं बिजली के खंभे और तारे दिखाई नहीं देंगी, कहीं पर भी ये चीज़ दिखाई नहीं देगी। हाँ, थोड़ी थोड़ी दूर पर एक पोल दिखाई देगा, उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ होगा, उस बॉक्स में क्या है, सोलर पैनल जो इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करके और जो हीट एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसकी बैटरीज रखी हुई है वहाँ पर। तो जितनी भी लाइटिंग हो रखी है, इनफैक्ट जो टोल टैक्स है वहाँ पर भी कहीं आपको तार वार का जंजाल दिखाई नहीं देगा, क्या है कि सब कुछ सोलर एनर्जी से ही हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ना डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी कभी जाएंगे तो देखना जरूर, किसी भी हाईवे पर आप जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। मथुरा जाना है, आगरा जाना है, हर हाईवे पर यही है, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो मतलब नॉन डिस्ट्रॉयबल है, उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जो AC के जो पानी भी निकलता है वो भी अगर आपने यूज़ करा तो ठीक है, अगर आपने यूज़ नहीं करा तो वो भी इवेपोरेट होकर क्लाउड्स में जाकर इकट्ठा होता है, और उससे भी बारिश होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। A simple electric circuit has a 24-volt battery and a resistor of 60 ohms. Resistor of 60 ohms, full stop. What will be the current in the circuit? What will be the current in the circuit? So 0.5 volt. What will be the current in the circuit? Question mark. और फिर ये दे रखा है the resistance of the connecting wires is the resistance of the connecting wires is negligible. अच्छा, सब इसमें दे रखा होता कुछ तो बताओ। ऐड करते हैं। Add. अच्छा, द रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल। अगर मान लीजिए जो कनेक्टिंग वायर्स है, अब कोई भी एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट एज अ 24-volt बैटरी एंड अ रेसिस्टर ऑफ 60 ohms, बार बार कंफ्यूज मत होना, रेसिस्टर 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 बार बार ये शब्द हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। वो बार बार ये नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक गीजर है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, वॉशिंग मशीन है, वो ये नहीं बोलेंगे। वो एक टेक्निकल टर्म हो गई रेसिस्टर। रेसिस्टर इज फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कोई भी इक्विपमेंट लगा हुआ है तो उसके लिए उन्होंने बोला कि उसका कितना, उसकी कैपेसिटी कितनी है करंट को एब्जॉर्ब करने की, 60 ओम। तो ऐसा तो है नहीं कि बैटरी को वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दिया और वॉशिंग मशीन ने चलना शुरू कर दिया, वायर तो चाहिए, कनेक्ट तो करोगे, है ना। तो अब उस वायर का भी मान लो कुछ रेसिस्टेंस हुआ, तो वो रेसिस्टेंस मान लो 5 ओम रेसिस्टेंस होता तो वो 60 में ऐड हो जाता, ठीक है। तो टोटल रेसिस्टेंस आपका 65 ओम बन जाता। तो इन्होंने बोला द रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब जीरो है, तो उसको आपको कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो इसका मतलब रेजिस्टेंस 60 और वोल्टेज 24, निकाल लो करंट। 0.4 सही। By using Ohm's law, V is equal to IR. V is equal to IR, तो करंट निकालना है आपको। I is equal to V upon R। V कितना है 24 और R कितना है 60। 6 10 का 60 और 6 4 का 24, 4 upon 10 मतलब 0.48, ये मतलब एम्पियर, ये मतलब एम्पियर। आज जाकर जब घर पर जाओगे ना तो मोबाइल फ़ोन का चार्जर होगा, मोबाइल फ़ोन के चार्जर पर लिखा हुआ देखना जरा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के चार्जर पर ये लिखा हुआ होगा, देख लेना 0 से 0-12 वोल्ट ये लिखा हुआ होगा, और ये ज़्यादातर में यही लिखा रहता है 2.5 to 5 एम्पियर, ठीक है। ये देखना आप, तो आज आपको ये पता चलेगा। मोबाइल फ़ोन जब आप देखोगे उसका चार्जर देखोगे, या लैपटॉप हो तो लैपटॉप का चार्जर देखना, तो उस पर एक छोटा 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 लिखा रहता है, ठीक है। वो देखिएगा जरूर लिखा होगा, उसको बोलते हैं उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो कुछ नई चीज़ें हैं जो अब आप सीख रहे हैं, तो प्रैक्टिकली आप उन चीज़ों को देखना जरूर। जैसे उस दिन आपको सेल दिखाया था, जो सेल लगाते हैं हम रिमोट कंट्रोल के अंदर, तो उस सेल पर पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। चलिए जी, तो लाइट का क्या, लाइट हो गया? नहीं लाइट में दूसरे वाले बैच में करा रहा हूँ, तो इस वाले बैच में फिर लाइट, इस वाले बैच में पहले ये करा लूँ फिर उसके बाद करा दूँ। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। एन इलेक्ट्रिक आयरन ये 1 नंबर अगर बढ़ा है पंखा, किसी की तबीयत तो खराब नहीं है, खराब है चलो रहने दो। बहुत गर्मी लग रही है। नहीं गर्मी तो एक्चुअली लग रही है, पर गर्मी लगने से कोई बीमार नहीं पड़ेगा, ठंड लगने से पड़ जाएगा। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ गर्मी को झेल ही ले तो ठीक है। चल रहा है आजकल थोड़ा सा ये मौसम बड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो आ रहे थे, एकदम तेज हवा चल रही थी। तेज हवा नहीं, ऐसा भी हो सकता भी रात में बारिश हो जाए, मौसम पता कुछ नहीं, बड़ा अजीब सा चल रहा है। An electric iron draws a current of 3.4 ampere from the from the 220 volt supply line. हाँ आगे हाँ लिख रहा हूँ। What current will this electric iron draw? What current will this electric iron draw when connected to 110 volt supply line? When connected to 110 volt supply line. इसमें तो देखिए दो केसेस बनेंगे। सब वोल्ट तो सेम रहेगा ना दोनों में? नहीं, एक चीज होती है जो हमेशा सेम रहती है, चेंज नहीं होती, वो है रेसिस्टेंस, ठीक है। तो रेसिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, रेसिस्टेंस हर डिवाइस का फिक्स होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये फैन है, अगर मैं इसको ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करूँगा तो ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, कम वोल्टेज प्रोवाइड करूँगा तो कम तेज़ी से चलेगा।
लेकिन जितना करंट, हाँ नहीं सोच रहा हूँ कुछ बोल नहीं अच्छा, रहा। तो रेसिस्टेंस जो है वो हर डिवाइस का वो फिक्स होता है, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, दो केसेस बनाएंगे। पहला लिखेंगे केस फर्स्ट, हमने देखा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या था कि वोल्टेज जो है, ये जो है V इज इक्वल टू आई आर, तो इसमें हमने देखा कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज को बढ़ाओगे करंट भी बढ़ जाएगा, करंट को बढ़ाओगे वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है जो कि कांस्टेंट है, क्या? R, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था ना R, तो R इज अ कांस्टेंट, R की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो केस फर्स्ट में से तो पहले आप R निकाल दो और फिर उसको अप्लाई कर देना केस सेकंड में। तो केस फर्स्ट में वो क्या बोल रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। तो केस फर्स्ट में I कितना है, 3.4 एम्पियर, और वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, ठीक है। अभी जब आज घर जाएंगे ना, तो आप सभी के घरों में इलेक्ट्रिसिटी के मीटर जरूर लगे हुए होंगे, फ्लैटों में सबके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के मीटर जरूर लगे हुए होंगे। उसमें ना कुछ अलग अलग डिजिट्स लिखी हुई आती हैं, तो उसमें ज़रा जाकर चेक करना कि उसमें थोड़ी थोड़ी देर में डिजिट्स चेंज होती रहती हैं। तो एक बार ए लिखा हुआ है, समथिंग ए, यानी कि इतने एम्पियर का करंट आ रहा है इस टाइम हमारे घर में। फिर कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ होगा V, मतलब इतना वोल्टेज आ रहा है हमारे घर में। और फिर थोड़ी देर बाद लिखा हुआ है KWH। KWH का मतलब क्या है, किलो वॉट आवर, कि इतनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी हुई आती है, और उसके बाद फिर रुपीज़ में भी कुछ लिखा हुआ आता है कि इतना रुपया बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो घर पे करके देखना, और कुछ हाँ ज़्यादा खतरनाक प्रैक्टिकल स्टंट मत कर देना, इलेक्ट्रिसिटी का झटका भी लग जाता है। कभी कहोगे नहीं मैं ना इसके अंदर उंगली डालकर देखूंगा कि इसके अंदर है क्या चीज़, ठीक है। तो बटन तो दबाने से हो जाता है। हाँ, तो वो नहीं, वो काम मत करना। यानी वो सर ने बताया था, मैं सोच रहा था कि इसको मीटर को पेचकस से खोल कर ही देख लूँ, तो ऐसा कुछ उल्टा सीधा मत कर डालना। सुन रहे हो भाई, तुम्हें कह रहा हूँ। हाँ। चलो ठीक है, तो ये I हो गया, V हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, by using Ohm's law, V is equal to IR. So it implies that R is equal to V upon I, R is equal to V upon I. अभी V कितना है 220 और I कितना है 3.4। पॉइंट गया, ऊपर एक जीरो आ गया, 217 जा 34 और 211 जा ये आ गया 1100 अपॉन 17 वोल्ट, सॉरी ओम्स, ठीक। अभी इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। 64.7 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर दिया होगा, हाँ अभी सिंपल मत करो, नहीं करना। अभी मत करो। अरे यार मुझसे ये थोड़ी पूछा है, मुझसे पूछा है इन्होंने, व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया। रेजिस्टेंस क्यों निकाल लिया, बिकॉज आई नो दैट इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, ये फिक्स रहेगा। ये सेकंड देखते हैं, इस सेकंड में पूछ क्या रहे हैं, व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ, ये इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट अब लेगा। तो आई निकालना है मुझे, आई के आगे लगाइए क्वेश्चन मार्क। व्हेन कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट सप्लाई लाइन, यानी कि वोल्टेज कितना मिलेगा अब इसको 110 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस ये चेंज नहीं होता कभी भी, तो रेजिस्टेंस मुझे पहले से ही पता है 1100 अपॉन 17 ओम्स। ओम्स लॉ यूज करेंगे अब। 1.7 हाँ जी, कितना गया। 1.7 तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से I कितना आ जाएगा V अपॉन आर। V कितना है 110 और R कितना है 1100 अपॉन 17।
तो देखिए ऊपर तो रैशनल नंबर नहीं है लेकिन नीचे रैशनल नंबर है, तो उसको कैसे लिखेंगे 110/1। ऊपर वाले को रैशनल बना लेंगे और नीचे वाला पहले से ही रैशनल दे रखा है 1100/17। तो क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है 110 इंटू 17, और ये जो बीच वाले टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो 1 इंटू 1100, 10 से 10 कट गया, 11 10 110, तो 17/10 बचा बस, तो 1.7 एम्पियर ये हो गया। समझ गए? हमेशा याद रखना कि जब भी कभी दो टर्म्स को मेरे को डिवाइड करना है, जब भी दो टर्म्स को डिवाइड करना है, तो जैसे मैंने v को r से डिवाइड कर दिया तो v की वैल्यू 110 है, ठीक है, और r की वैल्यू 1100/17 है, तो r तो मुझे रैशनल नंबर की टर्म्स में दे रखा है ना, रैशनल नंबर है ना, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। अब इसको भी तो रैशनल बनाना होगा। फिर हमेशा याद रखना जब नीचे रैशनल है तो ऊपर वाले को रैशनल बनाएंगे, अगर ऊपर रैशनल है और नीचे रैशनल नहीं है तो उसको रैशनल बनाएंगे। तो इसको रैशनल के तौर पर कैसे लिखेंगे 110/1, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाला नंबर सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और ये जो बीच वाले नंबर है 1 इंटू 100 ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। आप ये वाला क्वेश्चन आप ये देखिए, मैंने बोला एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। इलेक्ट्रिक आयरन जैसी है वैसी ही रहेगी, इलेक्ट्रिक आयरन चेंज नहीं होने वाली, उसको प्रोवाइड कराने वाला वोल्टेज हम चेंज कर सकते हैं, करंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन सेम रहेगी। तो इलेक्ट्रिक आयरन सेम रहेगी मतलब उसका रेसिस्टेंस, वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं होने वाला, वो फिक्स है तो वो एक कांस्टेंट होता है। तो हमने क्या करा, कितना ले रही थी वो करंट 3.4 एम्पियर, कितनी सप्लाई लाइन से 220 वोल्ट की, तो ओम्स लॉ लगाया V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी V/I, R इज इक्वल टू V/I। V कितना था 220, I कितना था 3.4, तो 220/3.4 पॉइंट गया ऊपर एक जीरो आ गया, 2 17 जा 34, 2 11 जा 22 और आगे 2 जीरो आ गए, तो 1100/17 ओम्स ये हो गया। तो ये हमारे पास आ गया रेसिस्टेंस। इसके बाद आप ये देखिएगा, मुझे पता है कि रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता। अब वो अगला जो इसमें पूछ रहे हैं, यहाँ इन्होंने कुछ पूछा नहीं था, बस ये बता दिया था, डेटा दे दिया था। अब बोल रहे हैं व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। यही इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट लेगी जब इसको हम 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 110 वोल्ट के साथ कनेक्ट करा, यानी कि वोल्टेज कितना हो गया 110 वोल्ट, रेसिस्टेंस उसका फिक्स है 1100/17, फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया। अब करंट निकालना है, तो V है, R है, I निकालना है, तो V इज इक्वल टू आई आर ले लिया, तो I क्या हो जाएगा V/R, तो I इज इक्वल टू V/R। V की वैल्यू 110 और R की वैल्यू 1100/17, फिर इसको रैशनल बनाया, आगे का समझ गया। सर अगर दूसरी वाली सप्लाई लाइन में एक रेजिस्टर ऐड कर दिया फिर तो चेंज हो जाएगा? हाँ फिर चेंज हो जाएगा, तो ठीक फिर है। कैसे करेंगे? वो मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा रेसिस्टेंस ऐड नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा है कि रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है और कई बार क्या है पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो सीरीज में रेसिस्टेंस का सम अलग तरीके से निकलेगा और पैरेलल में अलग तरीके से निकलेगा, वो दोनों फंडे अलग अलग बताऊंगा। अच्छा जी, इसके बाद अगला टॉपिक नोट करेंगे, ग्राफ बिटवीन बी एंड आई। एक हेडिंग डालेंगे, ग्राफ बिटवीन बी एंड आई। हमारे और मेरे बीच में ग्राफ कैसा बना, ग्राफ बिटवीन बी एंड आई, समझ गए। तो बी का मतलब वोल्टेज और आई का मतलब करंट, हमारे और मेरे बीच की बात नहीं है, समझ गए। अरे हमारे बीच में ग्राफ कैसा बन जाएगा अभी, कुछ भी चलिए नोट कीजिए, सिंस V is directly proportional to I, so graph between V and I is always a straight line. Is always a straight line. Passing through the origin, is always a straight line passing through the origin.
तो ये एक चीज़ तो ये हो गई, दिमाग में बैठा लिया हमने कि v और i के बीच में जब भी कभी ग्राफ बनाएंगे तो क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई भी दो चीज़ें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं कि एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, एक चीज़ के घटाने से दूसरी चीज़ भी घट रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है हमेशा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हम इस चीज़ को एक क्वेश्चन के थ्रू प्रूव करके देखेंगे। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल the values of current I flowing through a coil the values of current I the values of current I flowing through a coil for the corresponding values for the corresponding values of the potential difference capital V of the potential difference capital V across the coil are shown below. Across the coil are shown below. ठीक है, तो एक टेबल दे रखी है हमको, I यहाँ लिखा है नीचे एम्पियर्स और V यहाँ लिखा है वोल्ट्स। जीरो पॉइंट 0.05, 0.85, 0.05 इधर 0.85, 0.10, 1.70, 0.10, 1.70, ठीक है। फिर है 0.20, 3.5, 0.20, 3.5। सर ये क्वेश्चन ये पार्ट है। हाँ क्वेश्चन का पार्ट है, पूरा क्वेश्चन है। हीट दिखाई दे रहा है? ये सर दिखाई 0.30 और इधर है 5.0। जीरो पॉइंट 4 0.4 और 6.8। सर ये वोल्ट का ही है क्या? इसका? हाँ 0.4 ये उधर ना वो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता, तो इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया। अगर करंट 0.05 है तो वोल्टेज 0.85 है, अगर करंट 0.10 है तो वोल्टेज 1.70 है, अगर करंट 0.20 है तो वोल्टेज 3.5, करंट 0.30 एम्पियर तो वोल्टेज 5 वोल्ट, करंट 0.4 एम्पियर तो वोल्टेज 6.8 वोल्ट। ठीक है, तो वो उस पर दिखाई नहीं देता, इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया। बताओ भाई समझ गए? यस सर। क्लियर है? तो ये डेटा दे रखा है। अब वो कह रहे हैं कॉइल क्या होती है। कॉइल का मतलब कुछ भी नहीं है, आप ये सोचिए कि जैसे मान लो ये हमको ना वायर दे रखा है, ठीक है ये वायर है, ये वायर है, और ये हमने क्या करा कि कोई भी एक रॉड ली और उस रॉड पर लेकर इसको वायर को ऐसे 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 लपेट दिया। लपेटने के बाद में फिर हमने इसको बीच में से ऐसे निकाल दिया।
तो ये जो ट्विस्टेड केबल बन गई ना, ये जो ट्विस्टेड केबल बन गई, इसी को हम कॉइल बोल देते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर देखने के लिए मिलती है? घरों में जो लैंडलाइन टेलीफोन होता है, हाँ, ठीक है, जो इंटरकॉम होता है, तो वो उसकी वायर आपको दिखाई दे रही होगी, ऐसे ट्विस्टेड केबल की तरह होती है। तो वायर को ही ऐसे 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 ट्विस्ट करके छल्लेदार बना दिया आपने, कॉइल हो गई वो, ठीक है। बट करते क्यों हाँ, मतलब? वो करते क्यों है? उसका रीज़न ये है कि अगर मुझे छोटे स्पेस में ज़्यादा लंबी वायर रखनी है तो हम उसको ऐसे ट्विस्टेड केबल बना सकते हैं। अगर मान लीजिए इतनी सी केबल होती है ना, तो हम फ़ोन को खींच ही नहीं पाते, लेकिन वो केबल क्योंकि लंबी है और कोई बंदा उधर बैठा हुआ है, पता चला कोई मोटी सी आंटी बैठी है, उनको पकड़ाना है ना, वो तो उठने में ही टाइम लगा देंगे, उतने में फ़ोन कट जाएगा, है ना। तो कम स्पेस में लॉन्ग वायर चाहिए। लॉन्ग वायर चाहिए, तो इसलिए समझ रहे हैं। सब तो बिना वायर के आने लगे हैं। अब वायरलेस भी आते हैं, चल क्या धीरे धीरे मोटापा बढ़ता जा रहा है ना सबका, तो इसलिए कि अब तो खींचने से भी काम नहीं पड़ेगा, काम नहीं बनेगा। कितना खींचो। वायरलेस तो कम ही रहेगी। हाँ चलिए जी, तो ये हो गया। अब यहाँ पर वो ग्राफ बनाना पड़ेगा। करना क्या है इस क्वेश्चन में, जरा पढ़कर कुछ समझ में आया? जैसे ग्राफ ही बनाना होगा। तो प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। किसने बनाई है ये पढ़ाई? सर देख लो ऑथर का, क्या? ऑथर का नाम। हाँ वो तो करना। ये वैसे किसी अभी मैं आगे कुछ लिखने वाला था, तो इसने ऐसे छोरा मार दिया। बस इतना तो नहीं किया था सर मैंने। कुछ करा था 0.4 और ये 0 और ये 6.8 6.8। हाँ हाँ सर, क्या बोलने वाले थे आप? मैं ये कह रहा था कि उसने कुछ ऐसा इशारा करा, मैंने कहा कि भावनाएं कुछ ऐसी थी कि किसने बनाई है ये पढ़ाई, आगे और लिखना पड़ेगा। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। सर क्वेश्चन का बात है। हाँ बड़ा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, हेडिंग है। ये हेडिंग से होगी। तो पहले अपने हेडिंग बोलो। plot a graph between V and I and calculate the resistance of the coil. And calculate the resistance of the coil. ये सारा मिटा रहा हूँ। अच्छा, ग्राफ बनाना सब जानते हैं? यस सर। अच्छा, तो वोल्टेज और करंट V और I के बीच में हमको ग्राफ बनाना है। देखिएगा, पहले ये देखते हैं कि जैसे V है, V मतलब वोल्टेज 0.85, 1.70, 3.55, 1.0, 0.4, 6.8। तो ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्राफ है, मतलब इसमें सारे के सारे एक तरह से ऐसा नहीं है ना जैसे 5 के मल्टीपल हो, इसमें वोल्ट्स में जैसे सारे के सारे, हाँ सारे के सारे 6.8 नहीं है। नहीं, तो उसको 6.8 से कर दो ना, 1.70 भी नहीं है ना। आप एक काम करिए, इसमें 0.5 का गैप ले लो, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा वो देख लेंगे। देखिए ऐसा करते हैं, मैं बताता हूँ अभी। हमने यहाँ पर लिया 0 वोल्ट, इधर ले लिया 0.5, इधर ले लिया 1.0, सो वोल्ट्स एक्सेस में 1.5। होगा। हाँ, एक्स एक्सिस पर मैं वोल्ट ले रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है, कहीं पर भी ले सकते हो, उसको वाई एक्सिस पर भी ले सकते हो। 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 और हैं? नहीं, आपको नहीं मिटाना है भाई, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था इस वजह से। सर आपने ये एम्पियर वाले नंबर इधर लिखे थे? हाँ बेटा, ऊपर तो लिखे हुए हैं सारे एम्पियर वाले ऊपर, और नीचे लिखे हुए हैं सारे वोल्ट्स वाले।
है ना, तो मैं वोल्ट्स को V पर एक्स एक्सिस पर बना रहा हूँ। 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0। तो ये जो हमने एक्स एक्सिस पर लिया है ये है V वोल्ट्स। अब यहाँ पर 0.05 का गैप ले लो y एक्सिस पर। जीरो पॉइंट 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45 और 0.50। तो आप वैसे ही देख लीजिए, लास्ट तक भी देख लो तो 0.40 तक ही हम पहुंचेंगे, उससे आगे की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं। समझ गए? तो 0.05 का गैप मैंने y एक्सिस पर ले लिया, तो यहाँ पर हो गया I इज इन एम्पियर्स। ठीक है जी। अब क्या करेंगे जरा देखो, जब वोल्टेज है 0.85 तो करंट है 0.05, तो 0.85 क्या होगा, ये 1 से थोड़ा सा कम होगा। मान लो यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ से आपको y एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, और कहाँ तक, 0.85 के कॉरस्पॉन्डिंग 0.05 है, तो बस यहीं तक करनी है, 0.05 वाली हाइट पर, यहाँ से ऐसे, और 0.05 से x एक्सिस के पैरेलल। समझ गए? तो ये 1 से जरा सा कमी तो होगा 0.85, 0.5 इधर Yes, sir. है, 1.0 इधर है, तो 0.85 इधर होगा, ये 0.85 और ये 0.05। समझ गए? ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला है 1.70, तो 1.70 क्या होगा, ये 1.5 से बड़ा और 2.0 से छोटा होगा, तो मैंने इसको यहाँ कहीं ले लिया, और 1.70 के कॉरस्पॉन्डिंगली करंट है 0.10। उसके बाद देखिएगा 3.5 के कॉरस्पॉन्डिंगली करंट है 0.20, तो 0.20 है 3.5 के कॉरस्पॉन्डिंगली। फिर 5 के वोल्टेज अगर 5 है तो करंट है 0.30। फिर 5 पर 0.30 हो गई, और 6.8 पर 0.40, तो 6.8 हो गया इधर कहीं, तो इस पर 0.40। ये हो गया। अब इन डॉट्स को मिला दीजिए। ठीक है, तो देखने से क्या समझ में आ रहा है कि ये, और अच्छा अगर इसको पीछे खींचेंगे तो ये ओरिजिन पर टच हो जाएगी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो वहाँ पर जो लाइन है उनके बीच में जो ग्राफ बनता है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विद इंक्लाइनिंग स्लोप, ऐसे बढ़ती हुई लाइन बनेगी। अगर आप ग्राफ पर इसको बनाओगे ना, ग्राफ पर बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट अगर आप लेकर बनाओगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत आपको इसमें स्लैकनेस दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर ग्राफ पर स्केल के हेल्प से बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद आपके लिए एक छोटा सा काम दे रहा हूँ मैं, इसमें आपको करना होगा। वो काम ये है, उन्होंने बोला कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो रेसिस्टेंस आप किसी भी केस में निकालेंगे सेम आएगा।
या सेम या थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम। तो अलग अलग केसेस में निकालो, वोल्टेज कितनी है 0.85, करंट कितना है 0.05, तो V अपॉन आई करेंगे तो R आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 1.70 अपॉन 0.10 करोगे तो भी R आ जाएगा, 3.5 अपॉन 0.20 करोगे तो भी R आ जाएगा। तो एक पेयर, दूसरा पेयर V और I का, तीसरा पेयर, चौथा पेयर और पांचवा पेयर, 5 अलग अलग रेसिस्टेंसेस आप निकालिए, आपको लगेगा कि रेसिस्टेंस मेरा लगभग सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। रेसिस्टेंस कैसे, ये आपको करके लाना है रेसिस्टेंस। होमवर्क है। जो कुछ होता है क्या, लाइक एक्सेलरेशन में स्लोप निकालना का कुछ? वहाँ पर भी वहाँ F और ma के बीच में, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F और a के बीच में ग्राफ बनाते थे तो वो भी ऐसे ही आता था, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर ये ग्राफ तो ये आ गया, आपको रेसिस्टेंस निकालना है बस। मतलब कुछ ऐसा है कि स्लोप निकालेंगे तो आ जाएगा। अच्छा वो वाली चीज़, हाँ हाँ, V अपॉन आई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो तो आई अपॉन V होगा। उसके लिए पता है क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको वोल्टेज को y एक्सिस पर लेना पड़ता और करंट को यहाँ लेना पड़ता, तब आ जाता, तब आ जाता। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आप रेसिस्टेंस ऐसे ही निकालिएगा, ग्राफ से नहीं निकालना, रेसिस्टेंस अलग अलग वैल्यूज से निकालना है, ठीक है। बस इतना आपको होमवर्क देना है, अगर तो एक वैल्यू से निकालेंगे फिर तो सेम ही रहेगा। यही चीज़ प्रूव करके दिखानी है। अच्छा। इसी में आपको ये दिखाना है कि आप किसी भी वोल्टेज को लो और किसी भी करंट की वैल्यू लो, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वोल्टेज ये ले लिया करंट ये ले लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, कि इतना वोल्टेज है तो इतने वोल्टेज पर इतना करंट मिल रहा था, तो इन दोनों का आप V अपॉन आई करोगे तो R निकल जाएगा, है ना। तो ये करके देखो, ये करके देखो, दिस V और अपॉन दिस आई, ये करके देखो, आपका जो रेसिस्टेंस है वो सेम ही आना चाहिए। नहीं आता है तो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है, बस ये करना है आपको और कुछ नहीं। सर कल आप 3:30 वाले बैच में क्या कराओगे? 3:30 वाले में मैथ्स कराऊंगा, मैथ्स में फिर क्या कराएंगे, हाँ मैथ्स में बस एक वो वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा, मतलब कल जो 3:30 और 4:30 वो वाला बैच है और 8 से 9 दोनों में सेम ही होगा कल। मतलब मैं HCF और LCM के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों को करा दूंगा और फिर उसके बाद चैप्टर खत्म होगा, रियल नंबर, क्योंकि और सर उसके बाद फिर अगला चैप्टर हम कौन सा करेंगे मैथ्स में? अगला चैप्टर पॉलिनोमियल कर लेंगे, पॉलिनोमियल कर लेंगे, छोटा ही है, एक एक्सरसाइज जल्दी हो जाएगा।